दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी हृदय विहारी द्वारा संकलित रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित एक कहानी। एक घुमक्कड़ की। कहानी अतिथि की। तारापद एक उन्मुक्त युवक, समाज के सभी बंधनों से मुक्त, हमेशा नए अनुभवों की तलाश में विचारता हुआ भाग्यवश आ पहुंचता है जमींदार मतीलाल बाबू के पास। अपने मृदु स्वभाव से जल्द ही हर किसी को अपना बना लेता है और कैसे मती बाबू की हठी बेटी चारू भी उससे स्नेह करने लगती है। और क्या ये बंधन तारापद की उन्मुक्तता को बांध देगा? जानते हैं आज की कहानी में। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। पैरों को आपस में न सटाते हुए उन्हें भी ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर के हर अंग को। कमर और कंधों के तनाव को खत्म कर दीजिए। भूल जाइए
आज जो भी दिन में हुआ भूल जाइए सब कुछ। ये रात्रि आपकी है। आपके अंतर्मन को संवारने की है। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोपहर के समय की बात है। जमींदार मतीलाल बाबू तीर्थ यात्रा कर नौका से सपरिवार अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक मंडी के पास नौका बांधकर भोजन बनाने का आयोजन कर रहे थे कि इसी बीच एक 15-16 वर्ष के बालक ने आकर पूछा, बाबू, आप लोग कहां जा रहे हो? मती बाबू ने उत्तर दिया, कान ठा लिया। बालक ने कहा, क्या आप मुझे रास्ते में नंदीग्राम उतार देंगे? बाबू ने स्वीकृति प्रकट करते हुए पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम तारापद है। गौरव वर्ण बालक देखने में बड़ा सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और मुस्कुराते हुए होठों पर सुंदरता झलक रही थी। वस्त्र के नाम पर उसके शरीर पर बस एक मैली धोती थी। देह में किसी प्रकार का मोटापा न था। मानो किसी शिल्पी ने बड़े यत्न से निर्दोष सुडौल रूप में गढ़ा हो। देखने में किसी तपस्वी सा तेज दिखाई देता है। मतीलाल बाबू ने बहुत स्नेह और प्रेम से कहा, बेटा, स्नान कराओ, भोजन यही होगा। तारापद बोला, ठहरिए। वह निसंकोच ही भोजन बनाने में सहयोग देने लगा। तारापद ने ना सिर्फ सब्जियों को बड़ी थोड़ी ही समय में अच्छी तरह से साफ कर दिया, बल्कि सब्जियां बड़ी कुशलता से पका भी दी।
भोजन बनाने का कार्य समाप्त कर तारापद ने नदी में स्नान किया। उसकी पोटली खोली और एक सफेद वस्त्र धारण किया। फिर काठ की एक छोटी सी कंघी लेकर सिर के बड़े बड़े बाल संवार लिए और नौका पर बैठे मती बाबू के पास जा पहुंचा। मती बाबू उसे नाव के भीतर ले गए। वहां मती बाबू की पत्नी और उनकी पुत्री थी। मती बाबू की पत्नी अन्नपूर्णा तारापद को देखकर स्नेह से भर उठी। मन ही मन कह उठी, आहा, किसका बच्चा है, कहां से आया है, इसकी मां इससे बिछड़कर किस प्रकार जीती होगी। तभी मती बाबू और तारापद के लिए पास पास 2 आसन लगाए गए। लड़का भोजन प्रेमी ना था। अन्नपूर्णा ने देखा कि तारापद बहुत कम खा रहा है, तो मन मन में सोचा कि वो शर्मा रहा है। उससे यह वह खाने को बहुत अनुरोध करने लगी, किंतु जब वह भोजन से निवृत्त हो गया तो उसने कोई भी अनुरोध न माना। सबके भोजन आदि के बाद अन्नपूर्णा उसको पास बिठाकर प्रश्नों द्वारा उसका इतिहास जानने की कोशिश करने लगी। पर कुछ भी विस्तृत विवरण पता न लग सका। बस इतनी सी बात जान पाई कि लड़का 7-8 बरस की उम्र में ही स्वेच्छा से घर छोड़कर भाग आया है। अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तुम्हारी मां नहीं है? तारापद ने कहा, है। अन्नपूर्णा ने पूछा, वो तुम्हें प्यार नहीं करती? इसे अत्यंत विचित्र प्रश्न समझकर हंसते हुए तारापद ने कहा, प्यार क्यों नहीं करेंगी? अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तो फिर तुम उन्हें छोड़कर क्यों आए? तारापद बोला, उनके और भी 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। बालक के इस विचित्र उत्तर से व्यथित होकर अन्नपूर्णा ने कहा, ओ मां, यह कैसी बात है? 5 अंगुलियां हैं तो क्या 1 अंगुली त्यागी जा सकती है? तारापद असाधारण था। वह अपने माता पिता का चौथा पुत्र था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बहु संतान वाले घर में भी तारापद सबको अत्यंत प्यारा था। मां, भाई बहन और मोहल्ले के सभी लोगों को उससे बहुत स्नेह था। यहां तक कि गुरुजी भी उसे नहीं मारते थे। ऐसी अवस्था में उसका घर छोड़ने का कोई कारण नहीं था। पर
समस्त ग्राम का दुलारा यह लड़का एक यात्रा दल में शामिल होकर निम्रता से ग्राम छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सब लोग उसका पता लगाकर उसे लौटाकर वापस गांव लौटा लाए। तारापद की मां ने उसे छाती से लगाकर आंसुओं की धारा बहाई। उसकी बहनें रोने लगी। उसके बड़े भाई ने पहले उसे डांटा और फिर स्नेह किया, किंतु स्नेह का बंधन भी उसे सहन नहीं हुआ। वह जब भी देखता कि नदी में कोई विदेशी नौका अपनी रस्सी घिसटाती जा रही है, गांव के विशाल पीपल के वृक्ष के तले किसी दूर देश के किसी सन्यासी ने आश्रय ले लिया या गांव में बंजारों का आश्रय है, उसका उन्मुक्त मन निकल पड़ता उनके साथ एक नई यात्रा पे। पहले उसने एक यात्रा दल का साथ पकड़ा। अधिकारी उसको पुत्र के समान स्नेह करने लगे और जब वह दल के छोटे बड़े सभी का प्रिय पात्र हो गया, यही नहीं, जिस घर में यात्रा होती उस घर के मालिक, विशेषकर घर का महिला वर्ग, जब विशेष रूप से उसे बुलाकर उसका आदर मान करने लगा, तब एक दिन बिना किसी से कुछ कहे वह भटक कर कहां चला गया, इसका फिर कोई पता न चल सका। तारापद हिरण के बच्चे के समान बंधनों से डरने वाला था और हिरण के ही समान संगीत प्रेमी भी। यात्रियों के संगीत ने उसे पहले ही घर से निकाल दिया था। संगीत का स्वर उसके सभी अंगों को जागृत कर देता था। उसके मन में विशेष तरंगे उत्पन्न कर देता था। केवल संगीत ही क्यों, वृक्षों के घने पत्तों के ऊपर जब सावन की वर्षा की धारा पड़ती, आकाश में मेघ गरजते, जंगलों में जब हवा पत्तों को झकझोर देती, वो ध्वनि भी तारापद को झकझोर कर रख देती थी। इस मोह से आकर्षित होकर वह शीघ्र ही एक लोकगीत गायकों का दल में भर्ती हो गया। मंडली का अध्यक्ष उसे बड़े यत्न से गाना सिखाने और पांचाली कंठस्थ कराने में लग गया और उसे एक पिंजरे के पंछी की तरह स्नेह करने लगा। पर तारापद जल्द ही उस पिंजरे को तोड़कर निकल पड़ा था नई यात्रा पर। अंतिम बार वह कलाबाजी दिखाने वालों के दल में शामिल हुआ। ज्येष्ठ के अंतिम दिनों से लेकर आषाढ़ के समाप्त होने तक उनके साथ मिलकर वो बहुत घूमा। उसने दुकानदारों के साथ पान की गिलौरियां बेचने का भार लिया। तारापद ने अपने आप अभ्यास करके अच्छी तरह बांसुरी बजाना सीख लिया था। करतब दिखाने के समय
वह द्रुत ताल पर लखनवी ठुमरी के सुर में बांसुरी बजाता। यही उसका एकमात्र काम था। उसका आखिरी पलायन इसी दल में हुआ था। उसने सुना था कि नंदीग्राम के जमींदार बाबू बड़ी धूमधाम से एक शौकिया यात्रा दल बना रहे हैं। अतः वह अपनी छोटी सी पोटली लेकर नंदीग्राम की यात्रा की तैयारी कर रहा था। इसी समय उसकी भेंट मती बाबू से हो गई। इतने सारे दलों में शामिल होकर भी तारापद बिल्कुल निर्लिप्त और मुक्त था। संसार में उसने हमेशा से कई बेहुदी बातें सुनी और अनेक अशोभन दृश्य देखे, किंतु उन्हें उसके मन में उनके लिए रत्ती भर भी ध्यान नहीं था। वह उस संसार में माया रूपी जल के ऊपर राजहंस की भांति तैरता फिरता रहना चाहता है। कौतूहलवश भी वह जितनी बार डुबकी लगाता, उसके पंख ना तो भीग पाते थे ना मलिन हो पाते थे। इसी स्वभाव के कारण उसके चेहरे पर तेज है। उसकी यह मुख श्री देखकर दुनियादार मतीलाल बाबू ने बिना कुछ पूछे, बिना संदेह किए बड़े प्यार से उसको अपना बना लिया था। भोजन समाप्त होने पर नौका चल पड़ी। अन्नपूर्णा बड़े स्नेह से बालक उसके घर की बातें, उसके स्वजन कुटुंबियों का समाचार पूछने लगी। तारापद ने अत्यंत संक्षेप में उनका उत्तर दिया और नाव के बाहर आकर बैठ गया। तारापद ने अत्यंत संक्षेप में उनका उत्तर दिया और नाव के बाहर आकर बैठ गया। तारापद आकाश की ओर देख रहा था। दूर नदी के विस्तार को भी। थोड़ी देर में वो नाव के ऊपर वाले हिस्से पर चल गया। हरे मैदान, पानी से भरे पाट के खेतों को निहारने लगा। नौका की छत पर जाकर तारापद ने धीरे धीरे मांझियों से बातचीत छेड़ दी। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार वह महिलाओं के हाथ से लग्गी लेकर खुद ही उनकी मदद करने लगा। सबके साथ मैत्री भाव कर चुका था। संध्या होने के कुछ पूर्व अन्नपूर्णा ने तारापद को बुलाकर पूछा, रात में तुम क्या खाते हो? तारापद बोला, जो मिल जाता है वही खा लेता हूं, रोज खाता भी नहीं। इस सुंदर बालक की आतिथ्य ग्रहण करने की उदासीनता से अन्नपूर्णा को थोड़ा कष्ट हुआ।
उनकी बड़ी इच्छा थी कि खिला पिलाकर, पहना ओढ़ाकर इस बालक को संतुष्ट करे। नौकरों को बुलाकर गांव से दूध, मिठाई आदि खरीद मंगाया। तारापद ने पेट भर जाने भोजन तो किया, किंतु दूध नहीं पिया। मौन स्वभाव मतीलाल बाबू तक ने उससे दूध पीने का अनुरोध किया। उसने संक्षेप में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतीलाल बाबू अपनी नित्य प्रति की प्रथा के अनुसार एक दिन संध्या समय अपनी पत्नी और बेटी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। लव कुश की कथा की भूमिका चल रही थी। तभी तारापद नौका की छत से उतर आया और बोला, किताब रहने दे, मैं लव कुश का गीत सुनाता हूं, आप सुनते चलिए। यह कहकर उसने लव कुश का गीत शुरू कर दिया। इतना मधुर संगीत सुन दोनों निशब्द होकर कौतूहलपूर्ण हो उठे। पास से जो सारी नौकाएं गुजर रही थीं, उनमें बैठे लोग क्षण भर के लिए उत्कंठित होकर उसी ओर कान लगाए रहे। जब गीत समाप्त हो गया तो सभी ने सोचा, इतनी जल्दी यह क्यों समाप्त हो गया। सजल नयना अन्नपूर्णा की इच्छा हुई कि उस लड़के को गोद में बिठाकर छाती से लगाकर उसका माथा चूम ले। मतीलाल बाबू सोचने लगे, यदि इस लड़के को किसी प्रकार अपने पास रख सकूं तो पुत्र का अभाव पूरा हो जाए। पर छोटी बालिका चारू शशि के मन में ईर्ष्या और विद्वेष की भावना उमड़ आई। चारू शशि अपने माता पिता की इकलौती संतान और उनके स्नेह की एकमात्र अधिकारिणी थी। उसकी धुन और हठ की कोई सीमा न थी। जिस दिन उसका मन ना होता, वो किसी से बात ना करती, और अगर खुश होती तो पूरे घर में चहकती फिरती। यह बालिका अपनी ईर्ष्या के कारण तारापद का निरादर करने लगी। भोजन के समय रोना और भोजन के पात्र को ठेल कर फेंक देना, सभी बातों में आकरण शिकायत करते रहना, जैसे जैसे तारापद की विद्याएं सबका मनोरंजन करने लगी, वैसे ही वैसे मानो उसका क्रोध बढ़ने लगा। चारू के मन में ईर्ष्या को देख उदय हुआ है। ऐसा समझकर अन्नपूर्णा ने चारू के सामने तारापद के प्रति स्नेह प्रकट करना कम कर दिया। तारापद चारू को कहानी सुनाकर, गाना गाकर, बांसुरी बजाकर वश में करने की बहुत चेष्टा करता, किंतु किसी भी प्रकार सफल नहीं हुआ। नंदीग्राम कब छूट गया, तारापद को पता न चला। विशाल नौका अत्यंत मृदु मंद गति से कभी पाल तान कर,
कभी रस्सी खींचकर अनेक नदियों चलने लगी। किसी को किसी प्रकार की जल्दी नहीं थी। दोपहर को स्नानाहार में बहुत समय व्यतीत होती और इधर संध्या होते ना होते ही बड़े दिखने वाले किसी गांव के किनारे घाट के समीप वन के पास नौका बांध दी जाती। इस प्रकार 10 दिन में नौका कांठलिया पहुंची। जमींदार के आगमन से घर से पालकी और टट्टू घोड़े आए। जमींदार का स्वागत हो रहा था। इस बीच तारापद ने तेजी से नौका से उतरकर एक बार सारे गांव का चक्कर लगा डाला। किसी को दादा, किसी को काका, किसी को दीदी, किसी को मौसी कहकर 2-3 घंटे में सारे गांव के साथ प्रेम बंधन स्थापित कर लिया। तारापद ने सारे गांव को वश में कर लिया। बस केवल चारू की ईर्ष्या वह अभी तक नहीं जीत पाया था। किंतु नारी के अंतर रहस्य का भेद जानना बहुत कठिन है। चारू शशि ने इसका प्रमाण दिया। चारू की इकलौती सहेली सोनामणि 5 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। अस्वस्थ होने के कारण वह घर लौटी सहेली से कुछ दिनों तक भेंट ना कर सकी। स्वस्थ होकर जिस दिन भेंट करने को आई तो चारू ने सोचा कि तारापद के बारे में वो पूरे विस्तार से अपनी सहेली को बताएगी। किंतु जब उसने सुना कि सोनामणि तारापद को भाई कहकर पुकारती है और तारापद ने ना केवल बांसुरी पर कीर्तन का सुर बजाकर माता और पुत्री का मनोरंजन किया है, पर सोनामणि के अनुरोध से उसके लिए अपने हाथों से बांस की एक बांसुरी भी बना दी है। चारू समझती थी कि तारापद विशेष रूप से उन्हीं का था। वो तारापद को गुप्त रूप से अपने पास रखेगी। साधारण जन केवल उसका थोड़ा बहुत आभास पाएंगे, पर सोनामणि का भैया शब्द सुनते ही उसके शरीर में आग लग गई। उसी दिन किसी अन्य तुच्छ बात के सहारे सोनामणि के साथ चारू की गहरी कुट्टी हो गई और वह तारापद के कमरे में जाकर उसकी प्रिय बांसुरी लेकर उस पर कूद कूद कर उसे कुचलती हुई निर्दयतापूर्वक तोड़ने लगी। तारापद ने कमरे में प्रवेश किया। चारू का यह प्रलय रूप देखकर उसे आश्चर्य हुआ। बोला, चारू, मेरी बांसुरी क्यों तोड़ रही हो? चारू रक्त नेत्रों और लाल मुख से, ठीक कर रही हूं, अच्छा कर रही हूं कहकर टूटी हुई बांसुरी को और 2-4 अनावश्यक लातें
मारकर रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। तारापद ने बांसुरी उठाकर उलट पलट कर देखी। उसमें अब कोई दम नहीं था। अपनी पुरानी बांसुरी की यह दुर्गति देखकर वह अपनी हंसी न रोक सका। चारू शशि दिनों दिन उसके कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। उसके कौतूहल का एक और क्षेत्र था। मतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में तस्वीरों वाली किताबें। बाहरी जगत से तारापद का परिचय हो गया था, किंतु तस्वीरों के इस जगत में वह प्रवेश नहीं कर पाया था। कल्पना द्वारा वह अपने मन में बहुत कुछ जमा लेता, किंतु उससे उसका मन इससे तृप्त नहीं होता था। तस्वीरों की पुस्तकों के प्रति तारापद का आकर्षण देखकर एक दिन मतीलाल बाबू बोले, अंग्रेजी सीखोगे? तब तुम इन सारी तस्वीरों का अर्थ समझ लोगे। तारापद ने तुरंत कहा, सीखूंगा। मती बाबू बड़े खुश हुए। उन्होंने गांव के स्कूल के हेडमास्टर राम रतन बाबू को प्रतिदिन संध्या समय इस लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। तारापद अपने प्रखर स्मरण शक्ति के साथ इस भाषा को सीखने लगा। चारू भी आजकल उसे बहुत नहीं देख पाती थी। तभी सहसा चारू भी जिद कर बैठी, मैं भी अंग्रेजी सीखूंगी। उसके माता पिता ने अपनी कन्या के इस प्रस्ताव को पहले तो परिहास का विषय समझकर स्नेह मिश्रित हंसी उड़ाई। अंत में इन्हें इन स्नेह दुर्बल अभिभावकों ने बालिका के प्रस्ताव को गंभीरता से स्वीकार कर लिया। तारापद के साथ साथ चारू भी मास्टर से पढ़ने लग गई, किंतु पढ़ना लिखना अस्थिर चित्त वाले चारू के स्वभाव में बिल्कुल विपरीत था। वह स्वयं तो कुछ ना सीख पाई, बस तारापद की पढ़ाई में विघ्न डालने लगी। वह पिछड़ जाती, पाठ कंठस्थ ना करती, किंतु फिर भी वह किसी प्रकार तारापद से पीछे रहना नहीं चाहती। तारापद के उससे आगे निकलकर नया पाठ लेने पर बहुत रुष्ट होती, यहां तक कि रोने धोने से भी बाज न आती थी। तारापद छुट्टी के समय स्वयं कमरे में बैठकर लिखता और पाठ कंठस्थ करता। यह चारू से सहन ना होता। वह छिपकर उसके लिखने की कॉपी में स्याही उड़ेल देती, कलम चुरा कर रख देती, यहां तक कि किताब में जिसका अभ्यास करना होता उस अंश को फाड़ आती। तारापद बालिका की यह सारी दृष्टता देख
सहता रहता, किंतु किसी प्रकार भी उसका नियंत्रण नहीं कर सका। तारापद ने फिर एक उपाय निकाला। एक दिन बहुत खींचकर तारापद स्याही से रंगी अपनी लिखने की कॉपी फाड़ फेंक कर गंभीर मुद्रा में बैठा था। दरवाजे के समीप खड़ी चारू ने सोचा, आज मार पड़ेगी। तारापद बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा रहा। बालिका कमरे के भीतर बाहर चक्कर काटने लगी। बार बार उसके इतने समीप से निकलती, किंतु तारापद गंभीर ही बना रहा। बालिका बड़ी मुश्किल में पड़ गई। किस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी होती है, उस विद्या को उसने कभी अभ्यास न किया था। अंत में कोई उपाय ना देखकर फटी हुई लेख पुस्तिका का टुकड़ा लेकर तारापद के पास बैठकर खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं फिर कभी किताब पर स्याही नहीं फैलाऊंगी। लिखना समाप्त करके वह उसके लेख को तारा के सामने रखा। यह देखकर तारापद हंसी ना रोक सका। वह हंस पड़ा। इस पर बालिका लज्जा और क्रोध से अधीर होकर कमरे में भाग आई। सोनामणि चारू की सहेली तो थी, पर उसे पता था कि उसका तारापद से बात करना चारू को रास नहीं आएगा। जब चारू किसी दूसरे कमरे में थी, सोनामणि संकोच करती हुई तारापद के पास आ खड़ी हुई। तारापद किताब से मुंह उठाकर प्रेम से कहता है, क्यों सोना, क्या समाचार है? मौसी कैसी हैं? सोनामणि कहती, बहुत दिन से आए नहीं। मां ने तुमको एक बार चलने के लिए कहा है। कमर में दर्द होने के कारण वे तुम्हें देखने नहीं आ सकती। इसी बीच चारू आ जाती है। सोनामणि घबरा जाती। वह मानो छिपकर अपनी सहेली की संपत्ति चुराने आई हो। चारू आवाज चढ़ाकर, भौं चढ़ाकर, मुंह बनाकर कहती, सोना, तो पढ़ने के समय हल्ला मचाने आती है। मैं अभी जाकर पिताजी से कह दूंगी। मानो वह स्वयं तारापद की एक अभिभाविका हो। उसके पढ़ने लिखने में लेश मात्र भी बाधा ना पड़े और मानो दिन रात बस इसी पर उसकी दृष्टि रहती हो। तारापद सोना उसको बुलाकर कहता, सोना, आज संध्या समय मैं तेरे घर आऊंगा, अच्छा? चारू सर्पणी के समान फुफकारती हुई उठकर कहती, हां, जाओगे? तुम्हें पाठ तैयार नहीं करना है? मैं मास्टर साहब से कह दूंगी। चारू की इस धमकी से ना डरकर तारापद 1-2 दिन संध्या के समय पुरोहित जी के घर गया था। तीसरी बार चारू ने कोरी धमकी ना देकर धीरे धीरे एक बार बाहर से तारापद के कमरे के दरवाजे की शांकल को चढ़ाकर मां के मसाले के बक्से का ताला लाकर लगा दिया। सारी संध्या तारापद को इसी बंदी अवस्था में रखकर भोजन के समय द्वार खोला
गुस्से के कारण तारापद कुछ बोला नहीं और बिना खाए चले जाने की तैयारी करने लगा। डरी हुई चारू हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बारंबार कहने लगी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, फिर ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, तुम खा कर जाना। उससे भी जब तारापद वश में न आया तो वह अधीर होकर रोने लगी। बेचारा तारापद लौटकर भोजन करने बैठ गया। चारू ने कितनी बार अकेले में प्रतिज्ञा की कि वह तारापद के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, फिर कभी उसके एक क्षण के लिए भी परेशान न करेगी। परंतु बार बार उसका मिजाज बिगड़ जाता और वह किसी भी प्रकार आत्मनियंत्रण नहीं कर पाती। इस तरह लगभग 2 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय तक तारापद कभी किसी के पास बंद कर नहीं रहा। शायद पढ़ने लिखने में उसका मन एक आकर्षण में बंध गया था। इधर चारू की अवस्था विवाह योग्य हो गई थी। मती बाबू ने खोज कर अपनी पुत्री के विवाह के लिए 2-3 अच्छे रिश्ते जुटाए। मती बाबू ने उसका पढ़ना और बाहर निकलना बंद कर दिया। इस आकस्मिक अवरोध पर घर के भीतर चारू ने भारी आंदोलन उपस्थित कर दिया। तब अन्नपूर्णा ने एक दिन मती बाबू को बुलाकर कहा, लड़के के लिए तुम इतनी खोज क्यों करते फिर रहे हो? तारा पर लड़का तो अच्छा है और तुम्हारी लड़की भी उसको पसंद है। सुनकर मती बाबू ने बड़ा विस्मय प्रकट किया। कहा, भला यह कभी हो सकता है? तारापद का कुलशील कुछ भी तो ज्ञात नहीं है। मैं अपनी इकलौती लड़की को किसी अच्छे घर में देना चाहता हूं। एक दिन चारू को देखने के लिए लड़के वाले आए। वस्त्राभूषण पहनकर चारू को बाहर लाने की चेष्टा की गई। वह सोने के कमरे का द्वार बंद करके बैठ गई। किसी प्रकार भी बाहर ना निकली। मती बाबू ने कमरे के बाहर से बहुत अनुनय विनय की, बहुत फटकारा। किसी प्रकार भी कोई परिणाम ना निकला। अंत में बाहर आकर बहाना बनाकर कहना पड़ा कि एकाएक कन्या बहुत बीमार हो गई है, आज दिखाई की रस्म नहीं हो सकेगी। तब मती बाबू विचार करने लगे। तारा पर लड़का देखने सुनने में सब तरह से अच्छा था। उसको मैं घर ही में रख सकूंगा। ऐसा होने से अपनी एकमात्र लड़की को पराए घर नहीं भेजना पड़ेगा। यह भी सोचा कि उनकी अशांत लड़की ससुराल में नहीं रह पाएगी। फिर पति पत्नी ने सोच विचार कर तारापद के घर उसके कुल का हाल चाल जानने के लिए आदमी भेजा। समाचार आया कि वंश तो अच्छा है किंतु दरिद्र है। तब मती बाबू ने लड़के की मां एवं भाई के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने आनंद सम्मति देने में मुहूर्त भर की भी देर ना की। कांठालिया के मती बाबू और अन्नपूर्णा
विवाह के मुहूर्त के बारे में विचार करने लगे। किंतु मती बाबू ने बात को गोपनीय रखा। चारू को बंद ना रखा जा सका। वह बीच बीच तारापद के पढ़ने के कमरे में जा पहुंचती। कभी रोष, कभी प्रेम, कभी विराग के द्वारा उसके अध्ययन क्रम की शांति को अकस्मात बिगाड़ देती। उससे आजकल इस स्वभाव से ब्राह्मण के दिल में भी भावना उत्पन्न हो गई थी। चारू का विचित्र आचरण देखकर वह पहले के समान परिहास ना कर पाता। उधम करने पर उसको मारने की बात मन में उदय भी नहीं होती। श्रावण में विवाह का शुभ दिन निश्चित करके मती बाबू ने तारापद की मां और भाइयों को बुलावा भेजा। तारापद को यह नहीं बताया। इसी समय कुडल काटा में नाग बाबुओं के इलाके में विख्यात रथ यात्रा का मेला लगा। संध्या में तारापद ने घाट पर जाकर देखा। कोई नौका चरखी लिए, कोई यात्रा करने वालों की मंडली लिए, कोई बिक्री का सामान लिए मेले की ओर चले जा रहा है। यात्रा का दल सारंगी के साथ गीत गा रहा है। तारापद को यह कुछ कुछ अपने जैसा लगा। सामने आज मानो समस्त जगत की रथ यात्रा हो। चक्र घूम रहा है, ध्वजा फहरा रही है, पृथ्वी कांप रही है, मेघ उड़ रहे हैं, वायु दौड़ रही है, नदी बह रही है, नौका चल रही है, गान स्वर गूंज रहे हैं। दूसरे दिन तारापद की माता और भाई आकर कांठलिया में उतरे। उसी दिन कलकत्ता से विविध सामग्री से भरी 3 बड़ी नौकाएं कांठलिया के जमींदार की कचहरी के घाट पर आकर लगी। एवं उसी दिन बहुत सवेरे सोनामणि कागज में थोड़ा अमावट एवं पत्ते के दोने में कुछ आचार लेकर डरती डरती तारापद के पढ़ने के कमरे के द्वार पर चुपचाप आ खड़ी हुई। किंतु उस दिन तारापद नहीं दिखाई दिया। विवाह वेदी को सूना छोड़ अतिथि किसी और ठिकाने जा चुका था। ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अब आप चिंता मुक्त हो जाइए। निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही हैं। निद्रा देवी आपको अपने मोह पाश में बांध रही हैं। उन्हें स्वीकारें। सांसों पे ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समेटी जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।